हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज नंबर 5 में आज हम हिंदी भाषा का इतिहास इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं? छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इनमें संदेह नहीं। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद कम पड़ गई। छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और कराने से हुआ। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती जा रही थी। आपके ऑप्शंस हैं ए सी ई, केवल ए बी डी, बी डी ई या ए बी सी। तो इसमें देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो छायावाद संबंधी अपनी आलोचनात्मक दृष्टि ये दी है, इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। शुक्ल जी ने छायावाद को सिर्फ एक काव्य आंदोलन के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके काव्य वस्तु, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और अभिव्यंजना शैली पर भी विचार किया। तो पहला कथन जो है कि शुक्ल जी ने छायावाद में ये कहा था कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं, ये बात सही है। उन्होंने काव्य की भाषा और शैलीगत उपलब्धियों को स्वीकार किया था। उनके अनुसार छायावाद में भावावेश की अभिव्यक्ति, लाक्षणिकता, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार और कोमल पद विन्यास जैसी विशेषताओं का विकास हुआ। पर दूसरा जो है, मिस्टिसिज्म और रहस्यवाद का संबंध, छायावाद मिस्टिसिज्म के आते ही रहस्यवाद की बुनियाद कम पड़ गई। तो ये छायावाद की चर्चा में आता है, पर यह बात कही थी मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, तो हिंदी की आलोचनात्मक सामग्री में मुकुटधर पांडे ने ये बात कही थी। तीसरा कथन है, छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहां तक तो वो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जहां उन्होंने कहा था कि छायावाद का संबंध प्रतीकवाद, चित्र भाषावाद से जुड़ता है। चौथा कथन की है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को करता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन नहीं है। और ई नंबर जो है कि शुक्ल जी ने कहा था कि छायावाद के पहले नए मार्मिक विषय की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। तो ये जो है शुक्ल जी का ही कथन है। उन्होंने कहा था कि आवश्यकता मुख्यतः ऐसी शैली और अभिव्यंजना पद्धति की है जिसमें कल्पना और संवेदना का प्रभाव अधिक हो। तो इसमें हमारा कौन कौन सा सहयोग है? ए सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी तत्व देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के दो अर्थ माने। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, जहां अनंत और अज्ञात प्रियतम के प्रति आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और दूसरा काव्य शैली के अर्थ में, जहां प्रतीकात्मक, चित्रात्मक अभिव्यक्ति होती है। शुक्ल जी ने छायावाद की शैलीगत विशेषताओं में लाक्षणिक, वैचित्र, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, कोमल पद विन्यास, ये सारी चीजें कही। और छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है, उसमें सबसे पहले है जयशंकर प्रसाद, फिर है सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक साइड आपको निबंध दिए हैं और एक साइड हमको दिए हैं निबंधकार। तो ऑप्शंस आपके निबंध में क्या क्या है? गवई गांव की यथासंभव शिखरों के सेतु, और वे और होंगे जो मारे जाएंगे। और निबंधकार है शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें देखिए, जो गवई गांव की गंध है, ये विवेकी राय जी की निबंध है। इसके बाद यथासंभव, यथासंभव जो है वो शरद जोशी जी का निबंध है। शिखरों के सेतु, ये शिव प्रसाद सिंह का है। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये है रघुवीर सहाय का। तो गवई गांव की गंध ए का थर्ड विवेकी राय, यथा संभव शरद जोशी, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सितारे हिंद, और वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गवई गांव की गंध जो है विवेकी राय जी के ग्रामीण जीवन और ललित निबंध का भाग है, जिसमें उन्होंने गांव की जीवन शैली को बताया है।
इनके प्रमुख निबंध संग्रहों में किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, ये आते हैं। यथासंभव जो है वो शरद जोशी जी का निबंध है। शरद जोशी हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार और हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं और उनकी रचनाओं में आपको सामाजिक विसंगतियों पर तीखा और रोचक व्यंग्य मिलेगा। शिखरों के सेतु जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह ललित निबंध संग्रह के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, ये सारी कृतियां लिखी हैं। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, वो रघुवीर सहाय का है। रघुवीर सहाय कवि, पत्रकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में आधुनिक समाज, राजनीति और व्यक्ति की विडंबनाओं का तीखा चित्रण मिलता है। इसके बाद परीक्षा के लिए निबंधकारों की ट्रिक देखते हैं। विवेकी राय जी जो है वो गांव और किसान से संबंधित निबंध लिखते हैं। शरद जोशी जी व्यंग्य लिखते हैं। शिव प्रसाद सिंह जो है ललित निबंध लिखते हैं और रघुवीर सहाय जो है वो आधुनिक पत्रकारिता और राजनीतिक चेतना के निबंध लिखते हैं। नेक्स्ट है किस आलोचना पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध जी हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, इतिहास और परंपरा, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो कौन कौन से जो इसमें से है वो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की आलोचना पुस्तक है। तो सबसे पहले जो पहली है नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। इसके बाद नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और कामायनी एक पुनर्विचार, ये तीन पुस्तक जो है वो आलोचना वाली मुक्तिबोध जी की है। तो ए डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि नई कविता का आत्मसंघर्ष और निबंध, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक और निबंधात्मक कृति है जिसका प्रकाशन 1964 के आसपास हुआ और इसमें आधुनिक कविता, रचनात्मक प्रक्रिया और साहित्यिक चेतना से जुड़े प्रश्नों पर विचार मिलता है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ये, इसमें साहित्य के सौंदर्यबोध, रचना प्रक्रिया और नए साहित्य की दृष्टि पर विचार किया गया है। कामायनी एक पुनर्विचार जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करने वाली कृति है जिसमें उन्होंने कामायनी का न केवल दार्शनिक या काव्यात्मक बल्कि आधुनिक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भी समझने का प्रयास किया। लघु मानव के बहाने, ये हिंदी कविता पर एक बहस, ये जो है विजय देव नारायण शाही जी की आलोचनात्मक कृति है जो आधुनिक हिंदी कविता और लघु मानव की अवधारणा पर बहस के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास और परंपरा जो है वो मुक्तिबोध जी की कृति नहीं है बल्कि नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है। इसके बाद आते हैं मुक्तिबोध जी की रचनाओं में आते हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और कामायनी एक पुनर्विचार, कांट का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र और इतिहास और संस्कृति। तो मुक्तिबोध जी की में नई कविता, सौंदर्य शास्त्र और कामायनी का पुनर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा ने निम्नलिखित में से किस निबंध का संकलन केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। ऑप्शन है भारतीय संस्कृति के स्वर, श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा या साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध। तो किस निबंध का संकलन जो है वो केंद्रीय विषय, निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। तो श्रृंखला की कड़ियां, ये जो है निबंधात्मक कृति है जिसमें भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति, स्त्री की पराधीनता, सामाजिक रूढ़ियां, शिक्षा, स्वतंत्रता और नारी अस्मिता का विमर्श किया गया है। तो इसका जो हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां, इसका जो विषय है वो है आपका स्त्री मुक्ति, इसलिए स्त्री विमर्श की आधारभूत कृति में गिनी जाती है। भारतीय संस्कृति के स्वर, ये महादेवी वर्मा का है पर इसका फोकस जो है वो भारतीय संस्कृति और उसके विविध पक्षों पर है। क्षणदा जो है वो महादेवी वर्मा जी की ललित निबंधात्मक रचना है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, तो ये भी महादेवी वर्मा जी का है पर स्त्री मुक्ति पर नहीं है।
तो महादेवी वर्मा जी की जो गद्य की रचनाएं हैं उसमें आती है श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। और संस्मरण में आता है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है और यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये शंकर प्रसाद जी के साथ छायावाद की 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शंस हैं रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, ये रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पांचों जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी की है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो आता है वो है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, ये 1923 के आसपास है। फिर आती है जायसी ग्रंथावली 1924 की है, भ्रमर गीत सार 1924-25 की है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है और रसमीमांसा 1949। तो आचार्य शुक्ल जी ने तुलसी, जायसी और सूर संबंधी आलोचनात्मक कार्य उनके संपादन से जुड़े हैं। जायसी ग्रंथावली का पहला संस्करण 1924 से माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ और रसमीमांसा उनके निधन के बाद 1949 में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है सबसे पहले, फिर जायसी ग्रंथावली, फिर भ्रमर गीत सार, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास और लास्ट में है रसमीमांसा। परीक्षा के लिए शुक्ल जी की प्रमुख कृतियों में सबसे पहले इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, फिर आलोचनात्मक ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास, जायसी, भ्रमर गीत सार और रसमीमांसा। निबंध में चिंतामणि, विचारवीथी, कविता क्या है, मित्रता। रसमीमांसा को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये उनके निधन के बाद 1949 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबिंदु द्वारा रचित मिश्रबंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शंस हैं 8, 3, 4 या 1। तो मिश्रबंधु विनोद जो है वो 4 भागों में आपका विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रबंधु विनोद जो थे वो 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों ने मिलकर के हिंदी साहित्य का इतिहास और कवियों का विस्तृत परिचय देने वाला ग्रंथ तैयार किया, जिसका नाम रखा था इन्होंने मिश्रबंधु विनोद। इसके 3 भाग जो है 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कवियों का परिचय दिया गया। तो मिश्रबंधु विनोद 4 भाग में है और इसमें 8 काल विभाजन की चर्चा मिलती है। मिश्रबंधु विनोद खुद 3 भाई थे और इसका पहला 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ, पर इसके कुल भाग जो थे वो 4 थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परीक्षा वाली श्रृंखला गारसा द तासी। तो इतिहास लेखन की जो सबसे पहली बुक आती है फ्रेंच बुक है इस्तेवार द लिटरेच्योर एंडुई हिंदुस्तानी, शिव सिंह सेंगर की है, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज गियर्सन की बुक है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्रबंधु की है मिश्रबंधु विनोद और रामचंद्र शुक्ल जी की बुक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये पांचों एग्जाम में पूछा जाता है, तो पांचों आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यास को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहला ऑप्शन है चित्रलेखा, राम रहीम, विराटा की पद्मिनी या विराटा की पत्नी, विस्मृति के गर्भ में और अलका। तो हमको प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है अलका 1933 में, फिर उसके बाद आता है आपकी चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है आपकी वो 1934 की बुक है। फिर आती है आपकी विराटा की पद्मिनी जो 1936 की बुक है। राम रहीम 1936-37 के आसपास है और विस्मृति के गर्भ में ये जो है 1950 के दशक में और 1956 में इसका प्रकाशन हुआ। तो EACBD ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है, 1933 से इसको जोड़ा जाता है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934 का प्रसिद्ध उपन्यास है। विराटा जो है वो पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और राम रहीम राजा जो है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। नेक्स्ट है चित्रलेखा के बारे में जानते हैं। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा, प्रकाशन 1934 और मुख्य प्रश्न है पाप और पुण्य, भोग और योग,
नैतिकता, ये सब इनकी रचना है। नेक्स्ट है राम रहीम, इसके लेखक है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इसमें धार्मिक समुदायों के बीच मानवीय संबंध और धार्मिक समरसता पर जोर मिलता है। विराटा की पद्मिनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा की है, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके बाद है विस्मृति के गर्भ में, ये राहुल सांकृत्यायन जी की है, जिसको हिंदी उपन्यास के रूप में दर्ज किया गया है। अलका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, तो निराला जी की अलका, भगवती चरण जी की चित्रलेखा, वृंदावन लाल की विराटा की पद्मिनी और राधिका रमन जी की राम रहीम, और एक क्या छूटा, विस्मृति के गर्भ में राहुल सांकृत्यायन जी का। नेक्स्ट है चकित चकत्ता चौकी चौकी उठिया बार बार, दिल्ली दहसते चितय चाही करसती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। ये कविता, ये पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शंस है मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र और निवाज। तो ये जो है वीर रस की कविता है और ये जो है कवि भूषण जी की है, जिसमें छत्रपति शिवाजी के पराक्रम और युद्ध प्रभाव का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि भूषण ने शिवाजी के प्रभाव को इस प्रकार चित्रित किया कि उनके युद्ध प्रस्थान और पराक्रम से दिल्ली, बीजापुर, गोलकुंडा ये शासकों में भय उत्पन्न होता है। ये भूषण की वीर रस, ओज और युद्ध वर्णन की शैली का उदाहरण है। भूषण के संबंध में तथ्य है कि भूषण को वीर रस का प्रमुख रीतिकालीन कवि माना जाता है और उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो शिवाजी और छत्रसाल की वीरत्व का इसमें वर्णन मिलता है। मतीराम जो है वो श्रृंगार के कवि है, वो भूषण के भाई माने जाते हैं। मतीराम की रचनाएं बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना है रसराज, ललित ललाम और छंदसार। ठीक है, मतीराम श्रृंगार के कवि है और भूषण जो है वो वीर रस के कवि है। कुलपति मिश्र जो है वो रीतिकालीन कवि और आचार्य परंपरा से जुड़े, उनकी रचनाओं में आपको काव्य शास्त्र और रीति संबंधी तत्व मिलेंगे। नेवाज जो है ये भी रीतिकालीन कवि है, पर इनका संबंध जो है वो श्रृंगार काव्य धारा से है। ठीक है, तो कवि के बारे में आपको याद रखना है कि भूषण जो है वो वीर रस के कवि है, उनकी रचनाएं हैं शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम जो है वो श्रृंगार रस के कवि है, रीतिबद्ध काव्य है। केशवदास रीति परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था अज्ञे जी ने। बिहारी जो है वो दोहा, श्रृंगार और बिहारी सतसई के लिए जाने जाते हैं। देव जो है वो श्रृंगार और रीति के कवि है। पद्माकर ये श्रृंगार वीर के रीतिकाल के कवि है। घनानंद जो है वो प्रेम, विरह और रीति मुक्त धारा की है। तो शिवाजी, छत्रसाल, नगाड़े, युद्ध, बादशाहों की छाती धड़कना, वीरता जैसे संकेत आएंगे तो हमको भूषण को याद करना है। इसके बाद देखते हैं प्रयोगवाद के संबंध में कौन से कथन नामवर सिंह के हैं। ऑप्शंस में प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवाद में सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और पुनर्निर्माण का नारा दिया। प्रयोगवाद नाम भ्रामक है क्योंकि इसमें ये भाव उत्पन्न होता है कि कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया। तो इसमें हमको बताना है कि प्रयोगवाद के संबंध में नामवर सिंह के कथन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कथन है, प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, ये कथन है आपके नामवर सिंह जी का। प्रयोगवाद में सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये भी है। और बी नंबर जो है, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। तो ये तीनों जो है ये हमारे नामवर सिंह जी के कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो प्रयोगवाद हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के बाद विकसित महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति है। इनका ऐतिहासिक आरंभ सामान्यतः 1943 में अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद में कवि ने पूर्व निर्धारित विचारधारा के स्थान पर व्यक्ति, अनुभूति, सत्य, अन्वेषण, बौद्धिकता और नवीन शिल्प को महत्व दिया। ठीक है, तो पहला जो था प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, ये नामवर सिंह जी के विचार है। नेक्स्ट जो दिया है भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया, ये भी उनके विचार है। नामवर सिंह ने प्रयोगवाद की विशेषताओं में सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण को माना था, पर इसको अंतिम सत्य नहीं मानते बल्कि अनुभव के माध्यम से सत्य की खोज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नामवर सिंह प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण को देखते हैं, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। प्रयोगवाद भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को लेते हैं और अज्ञेय का कहना है कि प्रयोग साधन है, साध्य नहीं।
नेक्स्ट है रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो रामविलास शर्मा जी की रचनाओं को लगाना है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना भाग 2। तो ये 5 रचनाएं नामवर सिंह जी की है, ये हमको याद रखना है। इसमें जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो था भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। तो बी नंबर जो सबसे फर्स्ट आ जाएगा, तो बी नंबर सबसे फर्स्ट किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर सी और डी में है। इसके बाद हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रकाशन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, ई, डी, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, फिर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना भाग 2 और लास्ट में है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा 1975 की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो 1942 में लिया जाता है, पर इसको हम लोग 1942 के पहले ही मानते हैं। भाषा और विकास जो समाज 1961 का है, निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 का है और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 का है। तो रामविलास शर्मा की जो महत्वपूर्ण कृतियां है उसमें प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन, हिंदी जाति का साहित्य। तो रामविलास शर्मा जो है वो साहित्यकारों की जीवनी के साथ साथ साहित्य को सामाजिक, ऐतिहासिक और भाषिक संदर्भ में देखते हैं। नेक्स्ट है नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शंस है हिंदी दीप्ति प्रकाश, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, आर्य दर्पण और देश हितैषी। तो नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। नवीन चंद्र राय जो है वो बंगाली भाषा के थे, पर उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। पंजाब क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता और हिंदी गद्य के विकास में भूमिका निभाई। इन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इनका संबंध था लाहौर से और ये हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक विकास में महत्वपूर्ण पत्रिका थी। हिंदी दीप्ति प्रकाश है, इसका संबंध कार्तिक प्रसाद खत्री से है। आर्य दर्पण जो है पत्रकारिता की प्रारंभिक पत्रिकाओं में है और प्रजा हितैषी जो पत्रिकाएं हैं ये भी इससे संबंधित है, पर ये लोग नवीन चंद्र राय की नहीं है। नवीन चंद्र राय जी की पत्रिका है ज्ञान प्रदायिनी, बालकृष्ण भट्ट जी की है हिंदी प्रदीप, भारतेंदु जी की है कवि वचन सुधा, प्रताप नारायण मिश्र जी की है ब्राह्मण और कार्तिक प्रसाद खत्री की है हिंदी दीप्ति प्रकाश। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपको उपन्यासकार दिए गए, सूची 2 में आपका उपन्यास है। क्या क्या नाम दिया है? इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और गुरुदत्त। और उपन्यास में हमको दिया है मनुष्य के रूप, निर्वासित, सामर्थ्य और सीमा और आखिरी दाव। तो इसमें देखिए इलाचंद्र जोशी जी का जो उपन्यास है वो है निर्वासित, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड किसमें है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो इलाचंद्र जोशी जी का रचना का नाम है निर्वासित। उन्होंने हिंदी के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी। इनके उपन्यास में व्यक्ति के अंतर्मन, मानसिक संघर्ष, कुंठा और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी। तो निर्वासित जो इलाचंद्र जोशी जी का है यशपाल, यशपाल जी की रचना है मनुष्य के रूप। तो मनुष्य के रूप यशपाल जी जो है वह प्रगतिशील उपन्यासकार है। इनके प्रमुख उपन्यास आपको मिलेंगे दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, दिव्या, अमिता, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछता है। यशपाल जी के साहित्य में आपको मार्क्सवादी दृष्टि, सामाजिक विषमता, राजनीतिक संघर्ष और स्त्री पुरुष संबंध मिलेगा। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा, इनके उपन्यास का नाम है आखिरी दाव। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास में आते हैं पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सीधी सच्ची बातें। तो आखिरी दाव जो है उसमें जुआरी के जीवन और उसकी असफल प्रेम कथा का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है गुरुदत्त और सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, तो सामर्थ्य और सीमा का संबंध गुरुदत्त से है।
पर ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास माना जाता है। तो ईलाचंद्र जोशी निर्वासित, यशपाल मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा सामर्थ्य और सीमा, और आखिरी दाव। नेक्स्ट है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। ऑप्शन है कबीर जायसी सूर, तुलसी कबीर जायसी, सूर तुलसी जायसी, और केशवदास कबीर और सूर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है त्रिवेणी, त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 कवि है। तो भक्ति काल के 3 कवि कौन कौन है? सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो ये 3 कवियों के नाम आपको मिलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में त्रिवेणी में, जो उनकी आलोचनात्मक कृति है। ये काव्य पर आलोचनात्मक निबंध है त्रिवेणी। 3 कवि की इसमें आलोचना है, इसीलिए इसका नाम त्रिवेणी है। कबीर जो है वो आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास और आलोचना में विचार किया। त्रिवेणी जो है वो सूर, तुलसी और जायसी का है। ठीक है, आपको याद रखना है त्रिवेणी में सूरदास, तुलसीदास और जायसी की कवियों काव्य कृतियों का वर्णन है। आचार्य शुक्ल जी की प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत और त्रिवेणी आती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, कहानीकार और कहानी। तो कहानीकार में आपको राजेंद्र यादव और अज्ञेय, और कहानी है एक पर्यटक का स्वप्न और चित्र लिखे पत्थर। तो आपको बताना है कौन सा किसका है। तो राजेंद्र यादव का है, नई कहानी के ये कहानीकार हैं और इनका जो रचना है वो है एक पर्यटक का स्वप्न, और अज्ञेय जी का है चित्र लिखे पत्थर। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजेंद्र यादव जो है वो नई कहानी आंदोलन की कहानीकार है। उनकी कहानियां और उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन, दाम्पत्य संबंध, स्त्री पुरुष संबंध, अस्तित्वगत तनाव और सामाजिक यथार्थ प्रमुख है। अज्ञेय जो है वो प्रयोगवादी और नई कविता के प्रमुख कवि होने के साथ साथ कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध थे। तो आपको याद रखना है राजेंद्र यादव के उपन्यास कौन कौन से हैं? सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, उल्टा, अनदेखी अनजान, पुल। और अज्ञेय जी की जो कृतियां हैं वो है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, विभिन्न कहानी संग्रह और परंपरा। तो राजेंद्र यादव जो है वो नई कहानी और मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, और अज्ञेय जी जो है वो प्रयोगवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता और आधुनिक संवेदना से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास तिमिरनाशक इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या मिश्र बंधु। तो इतिहास तिमिरनाशक इस पुस्तक के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, और इनके कवि, इनकी जो रचना है इतिहास तिमिरनाशक, ये इनकी प्रमुख रचना है। इतिहास तिमिरनाशक का मतलब है इतिहास के अंधकार को दूर करने वाला। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है और पीजीटी यूजीटी में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये निबंधकार और पत्रकार थे। इनकी पत्रिका है हिंदी प्रदीप। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है ये हिंदी गद्य और पत्रकारिता के आरंभिक विकास से जुड़े हैं, और इनका संबंध है बनारस अखबार से। मिश्र बंधु जो है 3 मिश्र भाई है, राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इनकी जो बुक है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भाग में प्रकाशित हुई है। ठीक है, ये इतिहास, हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास ग्रंथ है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। क्योंकि इनका डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम फिर लाते हैं जिसमें हम और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।